नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊँचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण वीडियो में। देखिए हम आपके लिए एसएसटी या उसी को हम कहेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट 39 लेकर के आए हुए हैं। आप सभी यदि 1 से लेकर के 30 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर इन सभी प्रैक्टिस सेट में ओनली फॉर जेसीईआरटी जैक के किताब का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं मिलेगा, और इसमें जितना भी शामिल है वो केवल आपको 6 से 10 तक का प्रश्न शामिल किया गया है। इसलिए आप सभी अवश्य जुड़ करके यहाँ पर इसकी तैयारी कीजिएगा। देखिए किन के लिए फ़ायदेमंद है, तो जो 1 से 5 के शिक्षक हैं वो यहाँ उनको आएगा जीएस 30 नंबर का, ठीक है, उनके लिए ये ज़रूरी है। और जो 6 से 8 के शिक्षक हैं वो एसएसटी शिक्षक हैं, उनका 60 मार्क्स में रहेगा। और जो भाषा शिक्षक है वो भी अगर सामाजिक विज्ञान भरे हैं तो उनका भी 60 नंबर का ये काम करने वाला है, ठीक है। तो आप तीनों प्रकार के शिक्षक यहाँ पर इसके लिए वीडियो को देखेंगे, और तीनों प्रकार के शिक्षक आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने जैसा देखा यहाँ पर जो अभी जैक एग्ज़ाम लिया उसमें हूबहू आपका यहाँ पर जेसीईआरटी से किताब छपा हुआ मिला होगा आपको, आप सभी देख लीजिएगा। जो नहीं देखे हैं वो प्रश्न को अवश्य देखिए, जेसीईआरटी से पूरा किताब आ रहा है, इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ 6 से 10 तक का यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स लेकर के आए हुए हैं। तो आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं। वैसे वन जिनकी पत्तियां वर्ष के एक ऋतु में पूरे नहीं गिर जाते, सभी नहीं गिर जाते। जैसे कोई कोई वन को आप देखिएगा तो जैसे ग्रीष्म ऋतु के दिनों में पूरे नंगे हो जाते हैं, मतलब पूरे खाली हो जाते हैं, उसमें एक भी पत्ता किसी भी वन में नहीं रहते, पूरे पतझड़ नज़र आता है। लेकिन कुछ कुछ वन वैसे आप देखिएगा जिनका एक वन में तो यहाँ पर पत्ता गिरा हुआ है लेकिन पूरा पत्ता नहीं गिरा हुआ, एक हरी पत्ती आ भी रही है, ठीक है। यानी हमेशा जो है उसमें वन जो है भरे हुए ही दिखते हैं, सदा हरे भरे ही रहते हैं, पूरी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती है। उन्हें कौन सा वन कहते हैं आपको बताना है। सदाहरित वन,
पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं जो सदा हरा भरा रहता है उसका नाम है सदाहरित वन, ठीक है। जो सदा हरा भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, सदाहरित वन के नाम से जानते हैं। और जिनकी पत्तियां एक साथ गिर जाती है उसको पर्णपाती वन कहते हैं। और जो यहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर जंगलों में कंटीली वन मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे वन, अगला है वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को किसी विशेष ऋतु में एक साथ गिरा देते हैं, उन्हें कौन सा कहते हैं। वो कोई भी ऋतु है जिसमें किसी किसी वन में एक ऋतु में पेड़ की सभी पत्तियां एक साथ गिर जाती है और पूरे नंगे दिखते, पूरे सूखे दिखते हैं वहाँ के जंगल, उसको क्या कहते हैं आपको बताना। देखिए आपको ऐसा ऐसा प्रश्न मिलेगा ना तो आप कहिएगा कहाँ से आया, लेकिन वो सब आया JCERT से, एकदम आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको फिर धोखा होने के बाद कहिएगा तो उसको तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी बहुत से शिक्षक लोग पछता रहे हैं जिनको लग रहा था कि नहीं ये चैनल से नहीं आएगा नहीं आएगा, अब पूरा JCERT से जब आया और उनके मित्र लोग जो पढ़े थे उनका मार्क्स यहाँ पर 120 पार कर रहा है, किसी का 99 पार कर रहा है, किसी का 85 पार कर रहा है, तो उनको अफसोस होता है। तो अफसोस करने से तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि चैनल पर जो लोग हैं वो SSC का ज़्यादा रिकमेंडेड करके सिर्फ ट्रिक बताते रहते हैं, लेकिन वो सब कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। आप कम प्रश्न पढ़िए, JCERT का प्रश्न कम होता है, किताब से बनता है, लेकिन आता वहाँ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहीं से पढ़िएगा, ठीक है। आप जुड़िए ना जुड़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना लाइफ बना लीजिएगा JCERT किताब पढ़ के। तो देखिए वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को एक साथ विशेष साथ गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं, सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं, ठीक है। तो उसको एक साथ गिर जाता है तो और फिर बाद में पनपता है, फिर बाद में एक साथ पनपता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन। क्या कहते हैं उसको, पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जंगल में आग लगना क्या कहलाता है। देखिए दो गो आग बार बार पूछता है, ठीक है। एक होता है जंगल में आग और एक होता है पेट में आग, दोनों जगह आग, ठीक है। पेट में आग लगना को क्या कहते हैं और जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं, दोनों जगह का प्रश्न एकदम पूछा जाता है। ये पेट में आग लगने वाला आपको पूछता है यहाँ पर हिंदी में, और जंगल में आग लगने वाला भी पूछता है हिंदी में, यहाँ पर होते हैं कन्फ्यूज, ठीक है। देखिए इसमें कन्फ्यूज ना हो तो हम उसको कैसे याद करेंगे कि ये प्रश्न मेरा सही हो, संजोग से आ जाए, क्या कीजिएगा, याद नहीं रहेगा तो दो गो सबको याद रखते हैं। देखिए बड़वा नल और दावा नल, लेकिन कंफ्यूज होता है कि बड़वा नल कौन में होगा और दावा नल कौन में होगा, लेकिन इसको हम देखिए 100% लोगों को पकड़वा दिए हैं। अगला बार भी यहाँ JCC का तो तैयारी किए थे तो उन लोगों को यहाँ से भिड़ा था, ठीक है। तो वो जो अभी सहायक आचार्य का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी भिड़ा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको कन्फ्यूज को ख़त्म किया है। तो जंगल में आग लगना क्या कहलाता है पूछा गया है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दावा नल होगा कि बड़वा नल होगा, इसी में कन्फ्यूज लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए जंगल में आग लगना, आप बताइए ना कि जंगल में क्या मिलता है, जंगल में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा जंगल में दावा मिलता है ना, जंगल में जो जड़ी बूटियाँ होती है उससे दावा बनता है, ठीक है, दावा। तो दावा से याद रखिएगा दावा नल, दावा से याद रखिएगा दावा नल, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कह लीजिएगा, दावा नल। क्लियर हो गया ना। अब देखिए आप पेट में आग लगना को क्या कहते हैं, पेट में आग लगना को क्या कहते हैं, तब पेट में देखिए सभी भोजन जो होती है बड़ी आंत होते हुए जाती है, बड़ी आंत पाया जाता है, ठीक है। और वो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बड़वा नल, बड़वा नल कहते हैं, याद रखिएगा। पेट में बड़ी आंत बड़वा नल, जंगल में दावा मिलेगा दावा नल, तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से बना के याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या कोई नहीं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। देखिए एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरा पढ़ के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आ ही जाता है, चाहे आप JSSC का एग्ज़ाम दीजिएगा चाहे जैक का एग्ज़ाम दीजिएगा। और ये JCERT किताब में है, क्लास 6 में है, ठीक है, इसलिए आना फिक्स आपका है ना। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देखिए था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एक देखिएगा जो बुद्ध के बचपन का नाम है, जो बुद्ध के बचपन का नाम है वो आपके इनके पिताजी का नाम है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम है, यही होता है, ठीक है। तो इसी को
इसी को आप देख लीजिएगा, इसी को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी को आप देख के बनाइएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर हो गया? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो गया। अब देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 565 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या सभी में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल की तराई में। तो तीनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था, ये कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के निकट है। ये कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किनका जन्म बिहार में हुआ था। उसमें देखिएगा आपको दिया हुआ था गौतम बुद्ध दे देगा, आपको यहाँ पर दे देगा महावीर स्वामी दे देगा, या ऋषभ देव दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार में किनका हुआ था? महावीर स्वामी का, ठीक है। वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और किनका नेपाल में हुआ था? ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो किनका नेपाल में हुआ था? तो यही गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था, ठीक है। नेपाल की तराई में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर राइट आंसर इसका आप देखिएगा तो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुशोधन, सुदामा या कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। क्या था आपका? सुदोधन था। किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया? ठीक है। तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी। और यही 1972 ईस्वी के अधिनियम के तहत वन्य जीव शिकार पर रोक लगाया गया। अब बताइए, ये प्रश्न अभी आपका जो आकलन परीक्षा हुआ था उसी में आया था ना। और देखिए, ये नोट्स आपको मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। ये क्लास 7 में है, 6 में भी है, 8 में भी, सब में ये वन्य जीव अधिनियम दिया गया था। और ये हमने आपको दिया हुआ था, यहाँ से भिड़ा। तो देखिए ये कहाँ, JCRT जैक का है, कहीं नहीं मिला, कोई नोट्स में किसी का नहीं भिड़ा है, यहाँ से आपको भिड़ा है, ठीक है। देखिए अगला, भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये वो कब की गई? 1972, 1975, 1970 या कोई नहीं है? तो ये वन्य जीव अधिनियम के तहत ही यहाँ पर 1972 में ही राष्ट्रीय पार्क की भी स्थापना की गई है। दोनों याद रखिएगा, 1972 वन्य जीव अधिनियम 1972, राष्ट्रीय पार्क 1972। यहाँ से प्रश्न एक बार क्या, अभी तो जस्ट जैक एग्जाम लिया, आपको आकलन, द्वितीय आकलन जो सहायक अध्यापकों को आता उसमें भी पूछ दिया गया और आपका नोट्स में था। देखिए अब यहाँ पर देखिए, दोनों प्रश्न एक साथ आए, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, ये भी प्रश्न छपा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक एक PDF से दो नोट्स भिड़ा है आपको। आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत शिकायत रहता है कि आपका कुछ नहीं भिड़ता है किसी का। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत लोगों ने यहाँ पर प्रशंसनीय और प्रशंसा किया है कि सर आपके नोट से बहुत ज़्यादा भिड़ा है। अभी तो हम खुद उसी का प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, आप देखते चलिए। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, क्या यह प्रश्न आया था कि नहीं आया था? तो आप 1 to 5 के शिक्षक जो पर्यावरण अध्ययन दे रहे थे उनका क्वेश्चन जाकर के देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। तो भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। अगर आप सभी में से कोई 1973 मारे तो आपका राइट आंसर है, और ये आपका प्रश्न छपा हुआ था, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है आपको बताना है, ठीक है। दल बदल का, नगरपालिका का, पंचायत का या भाषा का? ये प्रश्न आपका जेटेट 2024 में भी, जेटेट जो है आपका 2016 में भी आया हुआ था और जेटेट 2012 में भी आया। तो दोनों जेटेट में पूछा गया और ये आपको किताब में है। ये आप ये जो जाइएगा तो क्लास 6 में देखिएगा, आपको ये चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? ये भी प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर आपको जो भाषा प्रदान किया गया है वो आपको 22 भाषा की मान्यता प्रदान की गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? देखिए एक छोटा सा चैप्टर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको जेटेट 2016 में भी यहाँ से पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? प्रश्न छपा हुआ था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड? देखिए प्रश्न बहुत हो सकते थे, लेकिन आपको प्रश्न क्यों?
क्योंकि जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक से पूछेगा। और प्रश्न यहाँ पर हम सब आपको हैंड रिटेन नोट्स क्यों बनाए हैं, इसीलिए तो बनाए कि आपको कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम लड़े, जिससे आपको यहाँ पर मेहनत कम पड़े। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रश्न और बहुत ज़्यादा किताब आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जीरो पर आउट होइएगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप उतना ग्रंथ मत पढ़िए, JCERT का नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको यहाँ हर चैप्टर का नोट्स मिल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम बना दिए हैं। ठीक है, सिर्फ आप ही के लिए, आप ही लोगों की भलाई के लिए किया हुआ काम है। तो आप सभी अभी कभी देखने के बाद अवश्य यहाँ से नोट्स देखिए। आपको क्या है, हम 500 रुपये में नोट्स दे रहे हैं, 500 रुपये में सारे नोट्स PDF आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देते हैं, सभी 6 to 10 क्लास तक का। लेकिन उसी में हम आपको यहाँ पर क्लास भी ज्वाइन करवाते हैं, टेस्ट सीरीज भी दिवाते हैं, सभी कुछ हमारे साथ जुड़ करके बात करने की सुविधा भी देते हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़िएगा जब भी मिल जाए आपको। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर तेलुगु भाषियों के लिए ये एक किया गया था और भाषाई आधार पर एक घटित प्रथम राज्य माना जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया, यशोदा, गौतम या कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। देखिए, आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक बार हम अलग से एक वीडियो बना करके देंगे, जिसमें पूरे डिटेल्स रहेंगे। वो बहुत जल्द आप डिमांड करेंगे कि आपको गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का वीडियो चाहिए ना चाहिए, तो आपको हम एक वीडियो में आपको सारा नोट्स इसको कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ JCERT के किताब से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है, देखिए क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, लेकिन किताब में जो मेंशन है केवल उसी चीज़ को हम देते हैं। ठीक है, आप लोग कभी पैराग्राफ पढ़ते होंगे, पैराग्राफ पढ़ते हैं ना जो हिंदी में आता है, तो उसका आंसर कुछ भी होगा, लेकिन आपको कहाँ से ढूंढना पड़ता है, पैराग्राफ से। उसी तरह से जैक जो एग्जाम लेता है ना, तो उसमें से प्रश्न वहीं से आता है, लेकिन कहाँ से आता है, JCERT की किताब से, चाहे जहाँ से आवे। यही इसका फंडा होता है। इस फंडा को जो लोग नहीं समझ पाए अभी तक, जेटेट बार बार फेल करते आ रहे हैं, और जो इस फंडा को समझ गए हैं ना, वो जेटेट में 120-22 लेकर के यहाँ से कुछ कर जाते हैं। समझ गए? तो बस समझने की आवश्यकता है, वीडियो मिले तो जुड़ने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, हो गया। चलिए अगला, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी माता का नाम क्या था, माया था। इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मौसी जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी का नाम क्या है, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने लालन पालन जो किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, माया, यशोदा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम हो गया माया, और यहाँ पर जो वर्धमान महावीर हैं उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर देखिए हो गया यशोदा, और जो गौतम बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम हो गया यशोधरा। ठीक है, तो याद रखिएगा यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल, रमन, राकेश या कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्ति हुई, उनके नाम का क्या था, तो उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ये भी प्रश्न 2-3 बार देखिए पूछा गया है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। भारत का संविधान किस प्रकार का है, प्रश्न ये पूछा गया है, ये आपका जेटेट में भी पूछा गया है। हाँ, और देखिए JSSC में भी आया हुआ, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, लिखित संविधान है, यहाँ पर लिखित है। ब्रिटेन का संविधान है, किस प्रकार का संविधान है आपको बताना है, लिखित है, अलिखित है, दोनों है या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपका अलिखित संविधान है अभी तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संविधान सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा को लघु भारत के नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न झारखंड के एग्जाम JSSC में एक बार आपको पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा के प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948, कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। JSSC में 2 बार पूछा गया है और जेटेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 16, 17, 18 या 19। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए अब ये प्रश्न आपको पूछ देगा, आपको कहीं मिलेगा गाइड में नहीं ना मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, JCERT किताब में ना मिलेगा, और बीच में जो पढ़ेगा उसको ना मिलेगा जी। तो ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, और यही सब चीज़ आपको पूछ दिया था, और यही JSSC में भी एक बार पूछ दिया था अमीन वाला में। ठीक है, कर्मचारी वाला एग्जाम में, और बहुत लोगों का यहाँ पर बाई मिस हुआ था। तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, कितना होगा, 18 होगा इसका।
भारत का प्रथम जयमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया, कब किया गया आपको बताइएगा। तो जयमंडल क्षेत्र 1981, 82, 86 या 85 कब। तो राइट आंसर इसका 1986 है। ठीक है, 1986 है। देखिए यहाँ पर नोट्स आपको हम बना दिए हैं, नोट्स आपको बना दिए हैं। भारत में प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, जो कि नीलगिरी में स्थित है। प्रश्न कभी पूछ देगा, तो इसीलिए देखिए आपको यहाँ पर नोट्स भी हम साथ साथ दे देते हैं जैसा जरूरी होता है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए आपको बता देते हैं, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बेतला, गौतम बुद्ध, तोपचाची या अभयारण्य। ठीक है, अब देखिएगा आपको बताते हैं। देखिए जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उसको तो आप याद रख लीजिए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है या बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, अब देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपको हर बार 2012 जेटेट में भी था और 2016 जेटेट में भी था, लेकिन पूछने का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें था कि बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन देखिए लातेहार नहीं दिया था, पलामू था, लोग पलामू मारे थे, लेकिन ये ऑप्शन गलत था, सभी को मिला है, सभी को मिला है सर। लेकिन ये बेतला नेशनल पार्क से एक प्रश्न रहेगा आपको। ठीक है, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क है। देखिए अब यहाँ पर ये गौतम बुद्ध अभयारण्य है, तोपचाची अभयारण्य है। अभयारण्य का देखिए आपको ट्रिक हम दे दिए हैं, अभयारण्य का आपको हम ट्रिक दे दिए हैं। ठीक है, अभयारण्य का ट्रिक आप देख लीजिएगा, विभिन्न प्रकार के अभयारण्य, और उसमें वैसे केवल बताए गए हैं जो केवल अभयारण्य आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको अभयारण्य है धन तोप चतलावा। ठीक है, इसका ट्रिक है आपको बता देते हैं यहाँ पे। पाल जी, देखिए याद रखिएगा, पाल जी गो कोडरमा, पाल जी गो कोडरमा, धन तोप चतलावा। ठीक है, तो देखिए पाल जी से यहाँ पर होगा, पाल से पालकोट अभयारण्य, और ये जी से होगा गुमला, यानी पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुमला। ये पालकोट अभी तक जेएसएससी में 2 बार पूछा। ठीक है, और देखिए गो कोडरमा, ये गो कोडरमा, गो से देखिए होगा गौतम बुद्ध अभयारण्य, और ये कहाँ है, कोडरमा जिले में है। ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में है। ठीक है, तो पाल जी मतलब पालकोट अभयारण्य गुमला, गो कोडरमा तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा, पाल जी गो कोडरमा, धन तोप चतलावा। ठीक है, तो तोपचाची अभयारण्य कहाँ है, धनबाद में है, और चतलावा, ठीक है, लावालंग अभयारण्य कहाँ है, चतरा में है। तो इतना से आपको इसको याद रख लेना है, इसका ट्रिक आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको जहाँ जैसा ज़रूरी है सब कुछ आपको करवा देंगे, सिर्फ आप यहाँ पर जुड़ जाइए, और आपको सबसे कम कीमत पर 500 रुपये में नोट्स के साथ आपकी सारी पढ़ाई, सारी वीडियो एक लाइन से हम आपको देंगे, जहाँ से आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इतना देख लीजिएगा। लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, आप इधर गाइड में पढ़िएगा ना, 1000 या ये 800-700 में भी आपको 70-80 प्रश्न आपको भिड़ा देते हैं हम, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे 500 प्रश्न है ना, आपको 5000 प्रश्न पढ़िएगा ना, तब 5 गुना भिड़ेगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया, वाराणसी, राजगीर या कहाँ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है आपको बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए यही प्रश्न जो है धमाल मचा रहा है, यही प्रश्न गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, जेटेट में भी आया हुआ है, जेएसएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, उरेवला नदी, निरंजना नदी, सोन नदी या कोई नहीं। ठीक है, तो निरंजना जिसको हम लोग फल्गु भी कहते हैं, ठीक है, वहीं पर ये गौतम बुद्ध को या किस नदी के, निरंजना या फल्गु नदी, कभी कभी याद रखिएगा निरंजना नदी भी देता है या फल्गु नदी भी देता है, दोनों इसको मार लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक ना, दोनों को याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बरगद वृक्ष, सखुआ वृक्ष, पीपल वृक्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो वो पीपल वृक्ष है, और वो कौन सा स्थान है, बोध गया में, और बोध गया में जो पीपल वृक्ष में ज्ञान प्राप्ति हुए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष, और उसी को बोध गया भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो वो पीपल वृक्ष था। ठीक है, पीपल वृक्ष था। अब देखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, ब्रिटेन, इंग्लैंड, संसद भवन कोई नहीं। तब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और कहाँ हुई, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न आया हुआ है, जेटेट में भी आया हुआ है, जेएसएससी में आया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर इसका जो है आपको एक लाइन से इसका हर चैप्टर का नोट्स बना हुआ है। ये तो आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लाए हुए हैं, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, देखिए कितना सही होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो आप सभी इसी तरह से डेली जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कीजिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर अगर एसएसटी या भाषा शिक्षक हैं तो या 1 to 5 के शिक्षक हैं तो जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 100% नोट्स लेकर के देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।